Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, आज की इस वीडियो में मैं गेट 2025 सिविल इंजीनियरिंग सेट नंबर 2 का डिटेल्ड एंड ट्रिकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही एनालिसिस, डीप एनालिसिस कह लो, करने के बाद जो बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो। वो मेथड आपको बताया जाएगा। ये जल्दबाजी में बनाया हुआ सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सिविल सेट नंबर 1 का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। गेट PYQs वाले प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो और ESC प्रीवियस ईयर भी वन बाई वन अपलोड हो रहा है। तो ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से है। इवन दो आई हैड प्लान टू गो स्कीइंग with my friends, I had to dash at the last moment because of an injury. Select the most appropriate option to complete the above sentence. Option A, back up, back off, back on, back out. Students, क्या होता है? बैकआउट यहां पे सुटेबल होगा। क्यों? बैकआउट का अगर मैं मीनिंग देखूं तो इसका मतलब हो जाएगा विथड्रॉ, कमिटमेंट। भाई बात समझ में? तो यहां बेस्ट सूट कर रहा है आई हैड टू बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट बिकॉज ऑफ एन इंजरी। इंजरी की वजह से मैं अपने कमिटमेंट को विथड्रॉ करता हूं। स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज राइट। अगला देखते हैं। The president, along with the council of ministers, dash to visit India next week. Select the most appropriate option to complete the above sentence. Wish, wishers, will wish, is wishing. अब यहां पे स्टूडेंट सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट क्या है? द प्रेसिडेंट। सब्जेक्ट क्या हो गया? द प्रेसिडेंट। और ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो स्टूडेंट यहां पे ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? विश या विशेष? विशेष, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। द प्रेसिडेंट अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कंफ्यूज करने के लिए अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा है। तो हम यहां पे मेन सब्जेक्ट किसको मानेंगे? द प्रेसिडेंट को। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए विशेष। आई बात समझ में? सो द आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, विशेष। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है एन इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी चार्जेस 7 per kWh kilowatt hour if a 40 kilowatt desk light is left on for 10 hours each night for 180 days. What would be the cost of energy consumption
एक तो आपको एनर्जी कंज्यूम्शन की क्या कॉस्ट होगी ये बताना है, 7 पर किलोवाट आवर है। आई बात समझ में? इफ द डेस्क लाइट इज ऑन फॉर 2 more hours each night for the 180 days, what would be the percentage increase in the cost of energy consumption? पहले स्टूडेंट्स हम निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्शन कितना हुआ। एनर्जी कंज्यूम्शन, एनर्जी कंज्यूम्शन इक्वल टू, अभी स्टूडेंट कितने वाट की है? 40 वाट की है। कितने घंटे जल रही है? 10 घंटे। कई बात समझ में? कितने दिन के लिए? 180 डेज के लिए। कई बात समझ में? अभी ये हो गया कितना स्टूडेंट? 0 0 0 3 जीरो ले लिया, इतना वाट आवर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलो वाट आवर में, तो क्या हो जाएगा? 72 kWh। करेक्ट। नाउ कॉस्ट, क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्शन। इक्वल टू 72 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 प्लस 1 50, 504 रुपीज। ये आ गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कहता है इफ द डेस्क लाइट इज ऑन फॉर 2 more hours ईच नाइट फॉर द 180 days, what would be the percentage increase in the cost of energy? पहले 10 घंटे जलती थी, अब 12 घंटे जल रही है। पहले 180 डेज के लिए जलती थी, अभी भी 180 डेज के लिए जल रही है। पहले स्टूडेंट कॉस्टिंग क्या थी? 7 पर kWh, अभी भी कॉस्टिंग क्या होगी? एवरीथिंग इज सेम, बट आवर्स में चेंज आ गया, तो हम परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू, स्टूडेंट 2 घंटे बढ़ा दो, 12 घंटे अब जलेगी। पहले कितने घंटे? 10 घंटे। रेफरेंस वैल्यू क्या लेंगी? 10 घंटे इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो। वी नो दैट फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, वो क्या होगा? परसेंटेज। बहुत बच्चे क्या करते हैं? इनिशियली टोटल कॉस्ट निकालेंगे, फाइनल में टोटल कॉस्ट निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। उसको करने की यहां जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों में 180 180 है। दोनों में आपका जो है 40 वाट डेस्क लाइट है, ठीक है, तो डायरेक्ट इससे निकाला जा सकता था। एक जीरो से कैंसिल हो गया, 20% आ गया। आंसर इज बी। ठीक है, तो इजिली हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे, जिसमें टाइम भी बच गया। अगला क्वेश्चन सीरीज का है। In the context of given figure, which one of the following option correctly represents the entries in the blocks labeled first, second, third and fourth? एक तो इसकी वैल्यू बतानी है, एक इसकी वैल्यू बतानी है, एक इसकी वैल्यू बतानी है, एक इसकी वैल्यू बतानी है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, बिना पूरी सीक्वेंस को सॉल्व किए हम कैसे ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं? एन स्टूडेंट्स ये है 14th लेटर। अगर ए को 1 मानो, बी को 2 मानो, सी को 3 मानो, एंड सो ऑन, एम को 13 एंड एन को क्या मिलेगा? 14 नंबर। लेफ्ट से रैंकिंग स्टार्ट करें 1 2 3, तो एन की रैंकिंग क्या है? 14। ऐसे ही यू की रैंकिंग जो होगी स्टूडेंट 21 होगी। तो क्रॉस में रैंकिंग दी गई है,
आई बात समझ में? तो फर्स्ट वाला पता चल जाएगा, F9 फर्स्ट 6 लिखा गया है। F किस पोजीशन पे आता है? 6। 9 किस पोजीशन पे आएगा स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A B C D E F G H I। क्या होगा स्टूडेंट? 1 की जगह क्या होगा? आई होगा। आई बात समझ में? तो फर्स्ट के प्लेस पे क्या मिलेगा? आई। अब अगर मैं देखूं तो एक ही ऑप्शन में आई मिल रहा है और वेरीफाई कर लेते हैं। एच, एच की जगह पे क्या होगा? एल की जगह पे क्या है? ठीक है, एल किस प्लेस पे आता है? 12 प्लेस पे आता है। ठीक है, देखो एल 12। एच किस प्लेस पे आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच 8वें प्लेस पे आता है। स्टूडेंट एच 8 है, मतलब फोर्थ पे क्या आना चाहिए? 8। फर्स्ट मैच कर गया, लास्ट मैच कर गया, बाकी मुझे मैच करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बात आती है कि सर ये दोनों कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन मेरी बात समझो कि इसकी तो जरूरत भी नहीं है। यहां से वेरिफिकेशन हो गया, यहां से भी वेरिफिकेशन हो गया, तीनों से वेरिफिकेशन, इतना तो कंफर्म हो गया जो भी लेटर होगा। और इसमें भी देखो वो 15 नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम जीनियस गेस हमको लेना चाहिए, ऑप्शन सी पे क्लिक मारना चाहिए। जो भी लॉजिक हो, कंप्लीट सॉल्यूशन देने की एक अलग बात हो गई, लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं, कंपटीशन में ये सब बात फेयर होती है। क्योंकि अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी है कि मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, मेरे को हमारा गेस ऐसा होना चाहिए, हमारा फिल्टर ऐसा होना चाहिए कि सही ऑप्शन रूल आउट, सही ऑप्शन हमारे पास रूल आउट करते हुए हम पहुंच जाएं सही ऑप्शन पे। ठीक है, तो ए बी डी रूल आउट हो गए, हम कहां पे पहुंच गए? सी पे। आंसर सी इज राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही कुछ मैं इसमें भी करने वाला हूं। देखिए, अ बैग कंटेन्स वायलेट, येलो, रेड एंड ग्रीन balls. On counting them, the following results are obtained. The sum of yellow balls, the sum of yellow balls and twice the number of violet balls is 50. The sum of yellow balls plus twice the number of violet balls, twice the violet, that is equal to 50. Number 1. Number 2, the sum of violet and green balls, violet and green balls, ये कितना हो जाएगा? 50। आई बात समझ में? The sum of yellow and red balls, yellow and red balls, this is also 50. Yellow and red balls is also 50. और क्या कहता है स्टूडेंट? The sum of violet and twice the number of red balls, the sum of violet and twice the number of red balls, violet twice number of red balls किसके बराबर हो गया? 50. Which one of the following pie chart correctly represents the balls in the bag? स्टूडेंट, मैं ना इसको इतने आसानी से कर सकता हूं कि बिना किसी कैलकुलेटर या कैलकुलेशन के, ओरल कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हो। मान लो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही कितनी है? 100। लेट अस अज्यूम दैट, लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 100 मान लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट जिस ऑप्शन में ये 4 कंडीशंस फुलफिल होंगी वही हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, वाई और रेड बॉल, इसका रेड बॉल प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉयलेट बॉल 50, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, वॉयलेट प्लस ग्रीन, वॉयलेट प्लस ग्रीन 50, यस ये भी फुलफिल हो गया। तीसरी कंडीशन वाई प्लस रेड 50, ये भी फुलफिल हो गई।
तीसरी कंडीशन v प्लस 2 टाइम्स ऑफ r, v कितना हो गया 10, 2 टाइम्स ऑफ r 40 प्लस 10 50। ये चारों कंडीशन फर्स्ट ऑप्शन में फुलफिल हो गई। अब बच्चे क्या करते हैं, लग जाते हैं इस ऑप्शन का यूज कर करके कि एक एक वैल्यू निकालूंगा और लास्ट में करने के बाद यस मैंने कर लिया। अरे भाई टाइम भी तो आपका कंज्यूम हुआ, इतना टाइम लगाने का क्या फायदा, टाइम बचेगा तो टेक्निकल में काम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी ऑप्शन आप क्रॉस चेक कर लो, सही नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट, हाँ आगे देखिए, एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को केयरफुली पढ़ा करिए। और पैसेज, और ये तो हमेशा हर क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पैसेज देगा उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। हिज लाइफ वाज डिवाइडेड बिटवीन द बुक्स, हिज फ्रेंड्स एंड लॉन्ग वॉक्स, a solitary man, he worked at all hours without much method and probably courted his fatal illness in this way। ठीक है, to this, to his own name there is not much to show, but such was his liberality that he was continually helping others, and fruits of his erudition are widely scattered and have gone to increase many a comparative strangers reputation। जिस बुक से लिया गया है उसका रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, based on the following information provided in the passage, which one of the following statement is true? The solitary man described in the passage is dead, the stranger helped create a grand reputation for the solitary man described in the passage, the solitary man described in the passage found joy scattering fruits, the solitary man worked in court where he fell ill। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको एक लाइन अंडरलाइन करता हूं, probably courted his fatal illness in this way। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो अपनी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। कई बात समझ में, क्या बोला मैंने, द पैसेज स्टेट्स दैट द मैन प्रोबेबली कोर्टेड हिज फटल इलनेस व्हिच इंप्लाइज दैट हिज इलनेस लेड टू डेथ। कई बात समझ में, कौन सा ऑप्शन, ए। भाई देखो मुझे बहुत इंग्लिश नहीं आती, जितना आती है उतना पढ़ के इतना मैं डिडक्ट कर पा रहा हूं कि उसकी डेथ हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फॉर द क्लॉक सोन इन द फिगर, इफ ओ स्टार स्टैंड्स ओ क्यू एस जे पी आर टी, जरा लोकेट करिए भाई, ओ कहां है, ओ के बाद क्या है, ओ के बाद क्यू है, क्यू के बाद एस है, एस के बाद क्या है, जेड है, जेड के बाद क्या है, पी है, पी के बाद क्या है, आर है, आर के बाद क्या है, टी है। ये मिल गया। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स +2, फिर क्या लिया, +2, फिर क्या लिया, +2, एक मिनट, ये +2 हुआ, इसके बाद +7, फिर +2। कई बात समझ में, बहुत सिंपल पैटर्न मिल गया, +2 देन +2। ठीक है, +2 +2 +7 +2 +2, करेक्ट। सेम एक्स वाले में देखो, एक्स कहां पे है, यहां पे +2 होगा तो एक्स के बाद क्या आएगा, जेड, फिर +2 होगा, जेड के बाद क्या आएगा, पी, फिर क्या होगा,
प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 7, W आना चाहिए, यस 7। फिर क्या होगा +2 Y, फिर क्या होगा +2 O, फिर O के बाद W Y O, O के बाद Q, ये आ गया +2 ठीक। मतलब कुल मिला के कहने का है स्टूडेंट, अब हमें अगर पैटर्न निकालना है P स्टार, क्या निकालना है P स्टार, P स्टार में +2 करिए, क्या आ जाएगा R आ जाएगा, फिर +2 करिए T आ जाएगा, T में 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ जाएगा O, ठीक है, फिर +2 करिए क्या आएगा Q, फिर +2 करिए क्या आएगा S। एक मिनट चेक करते हैं, P, P के बाद क्या होना चाहिए R, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए T, T के बाद क्या होना चाहिए O Q S, S के बाद +2, S के बाद +2 U, ऑप्शन बी इज राइट। ये मुझे लगता है इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसे कोई भी कर लेगा जो थोड़ा मोड़ा सीक्वेंस जानता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ 5 डिजिट नंबर PQRST दैट हैज डिस्टिंक्ट डिजिट्स PQRS एंड T, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई है, एंड सेटिस्फाइज द फॉलोइंग, क्या दिया गया है P लेस देन Q, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन T, R लेस देन T। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ये बताइए मेरे को, यहां से एक बात ये पता चल रही है P किससे बड़ा है Q से, P किससे बड़ा है T से, दो नंबर से P बड़ा हो गया, छोटा किससे है P, सॉरी मैंने ना गलत लिख दिया स्टूडेंट्स, सो सॉरी, यहां पे P जो है P बड़ा है T से, P बड़ा है किससे T से सेकेंड स्टेटमेंट में, और P छोटा है किससे Q से, P छोटा है किससे S से, P Q से भी छोटा है, P S से भी छोटा है, P T से बड़ा है, और T जो है किससे बड़ा है R से। जब P यहां पे मैं देखूं स्टूडेंट P T से बड़ा है, आई बात समझ में, और T R से बड़ा है, इसका मतलब P जो है R से भी बड़ा होगा, भाई R तो T से भी छोटा है और P T से बड़ा है, तो P जो है दो नंबर से तो बड़ा है, किससे किससे R कॉमा T से, दो नंबर से छोटा है Q कॉमा S से, और ये डिस्टिंक्ट है। डिजिट किसका यूज किया जा रहा है 1 to 5, इसका मतलब आपका P क्या है मिड नंबर है, ये 3 है, बाकी ये कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 4 होगा, कोई 5 होगा, आई डोंट नो, बट P तो फिक्स है ना, 3 होना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो गया सी, आंसर इज सी। आगे देखिए, a business person buys potatoes of two different varieties P and Q, mixes them in a certain ratio and sells them at 192 per kg. The cost of the variety P is rupees 800 for 5 kg. The cost of the variety Q is rupees 800 for 4 kg. If the person gets 8% profit, what is the P ratio Q ratio by weight, P और Q का वेट मिक्सचर में क्या होगा। स्टूडेंट यहां पे क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे, सबसे पहले आप P की 1 kg की कॉस्ट निकालिए, CP ऑफ 1 kg of P
इक्वल टू, आप 800 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 160। सीपी ऑफ 1 kg ऑफ क्यू इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया 200। अब जो मिक्सचर रेडी हुआ है उसकी जो है सेलिंग प्राइस दी गई है, एसपी ऑफ 1 kg ऑफ पी प्लस क्यू मिक्सचर इक्वल टू 192। ठीक है, कितना है 192। सर 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी और सीपी में रिलेशन क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू 1.08 सीपी। यहां से सीपी ऑफ 1 kg ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 108। इसको मैं स्टूडेंट्स 19200 डिवाइडेड बाई 108। आई बात समझ में? तो किससे डिविजिबल है ये, इक्वल टू 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 0 0 2400 आ गया। नीचे कितना आ जाएगा 8, 8 से तो डिविजिबल नहीं है, 4 से होगा, 4 से डिविजिबल है ये, 4 चौको 16, 3 19 4 8 32, 4800 डिवाइडेड बाई 27। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 1600 डिवाइडेड बाई 9, करेक्ट, ये आ गया। अब क्रिस क्रॉस मेथड का यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट मैं हमेशा क्लास में बताता हूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो रूल नंबर 1 मतलब क्रिस क्रॉस मेथड आप यूज करिए, जिसमें हर P का 1 kg का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, Q का भी 1 kg का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, दोनों के मिक्सचर का 1 kg का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। ये अगर बातें हमें मालूम रहेंगी तो हम लोग स्टूडेंट रेशियो, किस रेशियो में मिक्स किया गया है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P Q कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg 160, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg 200, cost price of 1 kg of mixture of both 1600 divided by 9। यहां पे स्टूडेंट्स ये एक से कम होगा दूसरे से ज्यादा, तो 200 माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 9, और इस वाले में हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 160। दिस इज द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, मतलब जो पी एंड क्यू का रेशियो आ गया दैट इज 200 माइनस दिस, कितना हो जाएगा 1800, 1800 माइनस 1600, 200 डिवाइडेड बाई 9 होल डिवाइडेड बाई, यहां से कितना आ जाएगा 1600 माइनस 9 6 का 54, 9 1 के 9 5 14, 1440। ठीक, तो यहां कितना हो जाएगा 0, बचेगा क्या 5, 1440 60 होगा ना, सॉरी 60। ठीक, और 160 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 से तो कैंसिल हो गया, 200 डिवाइडेड बाई 160 कैंसिल हुआ। ठीक है, 0 0 से कैंसिल, 4 25 20, 4 चौको 16, 5/4 हो गया। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। बिना कैलकुलेटर को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी जैसे 1600 बाई 9 आ गया, कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने लगते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ वैसे भी गेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है, बट क्या करना, बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे ना जब रेशियो निकालेंगे। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 3 villages P, Q and R located in such a way that the distance PQ equal to 13 kilometer, QR equal to 14 kilometer and RP equal to 15 kilometer
as shown in the figure. A straight road joins Q and R. It is proposed to connect P to this road QR by constructing another road. मतलब P से Q को कनेक्ट करने के लिए हमें एक रोड बनाना है यहां से यहां तक, ठीक है. What is the minimum possible length of this connecting road? The figure shown in the representative. ये कब मिनिमम होगा? मान लीजिए ये रोड जो है पी एम हो गया, पी आर, आर तो लिया है, एम ले लेते हैं, पीएम हो गया. स्टूडेंट, पीएम इज मिनिमम when PM is perpendicular to QR. PM की डिस्टेंस जो होगी वो मिनिमम होगी जब PM और QR क्या होंगे? परपेंडिकुलर. अगर ये टिल्टेड होगा मतलब स्लांटेड होगा तो ये थोड़ा लंबा होगा, इधर स्लांटेड होगा तो लंबा होगा. जब परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा स्टूडेंट? मिनिमम लेंथ मिलेगी रोड की. मान लेते हैं दिस वैल्यू इज h. आई बात समझ में? अगर आप इसको x मानते हो, q m को x, तो ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है. तो h की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर. अगर इस वाले ट्राइंगल में देखें तो यहां से हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर. जब दोनों एच स्क्वायर है तो दोनों इक्वल होना चाहिए. तो 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. आई बात समझ में? स्टूडेंट, 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 माइनस 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 28x. यहां से देखिए एक्स स्क्वायर गॉन कैंसिल्ड. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. माइनस 28x है, ये कितना आ जाएगा इस साइड? प्लस 28x इक्वल टू 225 में से 169 को माइनस कर दीजिए. आई बात समझ में? तो 225 माइनस 169 56 आ गया. आ गया 56. x इक्वल टू 2. 28 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, कितना आ गया? 2. हमसे क्या पूछा है? The figure shown in representative minimum possible value. x की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, तो h क्या हो जाएगा? x स्क्वायर दैट इज यहां हो गया 169 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर. h का स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 4 माइनस कर दो, 2 दूना 4, ये कितना बचेगा? 5. कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है. x की वैल्यू 14 का स्क्वायर, एक मिनट चेक कर लेते हैं बच्चे, कहीं पे लग रहा है कोई मिस्टेक हो गई मेरे से कैलकुलेशन में. ये हो गया 15 का स्क्वायर, 14 माइनस इसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर चेक करो, 14 इंटू 14 196 हो रहा है. करेक्ट है. ओ एक मिनट यहां बेटा 196 हमने इग्नोर कर दिया, तो सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, थोड़ा सा मैंने स्किप किया. तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 मतलब 225 माइनस 14 का स्क्वायर ए स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा? माइनस 28x माइनस माइनस प्लस 28x. ठीक है, यहां गड़बड़ हो गया था. ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा. अब 169
प्लस 196 माइनस 225, 28x इक्वल टू 145 डिवाइडेड बाई 28 करें तो 5 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया 5। अब निकाल लेते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। सो h स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। अभी बात समझ में, 25 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 144। h इक्वल टू 12। आंसर क्या हो गया सी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सब्जी पूरी बटी। इसलिए बहुत सावधानी से मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करनी होती है। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ये लिख देना, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इससे आसान क्या पूछा जा सकता है? फॉर द मैट्रिक्स ए गिवन बिलो द ट्रांसपोज इज। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? इफ कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? ए जे आई एन क्रॉस एम। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो। 3x3 का मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज भी क्या होगा 3x3 का होगा, लेकिन रो क्या बन जाएगा कॉलम। कॉलम क्या बन जाएगा रो। फर्स्ट रो क्या है 2 3 4, फर्स्ट कॉलम 3 2 3 4 होना चाहिए 2 3 4। सेकेंड कॉलम 1 4, सेकेंड रो 1 4 5, तो सेकेंड कॉलम 1 4 5। यस। थर्ड रो 4 3 2, 4 3 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रो को कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बस ऑप्शन ए इज राइट। इससे सस्ता और क्या पूछेगा? कंपैरिजन करें सिविल सेट 1 एंड सेट 2 को, तो सेट 2 के क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान थे। इंटीग्रेशन ऑफ ln x विथ x is that ln x dx, with respect to x निकालना है स्टूडेंट। इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx मेथड बाय पार्ट आपको पता होगा। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx, अगर u फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन dx। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स ln x dx, इसमें तो एक ही फंक्शन है, यहां 1 ले लेते हैं, 1 को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन। तो दिस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, नहीं नहीं नहीं, हाईलाइट फॉलो करिए, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा सेकेंड। लॉगरिथमिक को हाई प्रेफरेंस मिलता है, आई बात समझ में? तो फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन dx प्लस c इक्वल टू x ln x माइनस x। यहां इंटीग्रेशन करोगे x आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c। x ln x माइनस x, x ln x माइनस x, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बाहर आ गई है, आंसर ए इज राइट। एक बार चेक कर लूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दिया गया है कंसीडर अ वेलोसिटी वेक्टर v इन x y z कोऑर्डिनेट्स गिवन बिलो, pick one or more correct statements from the choices given below। वेक्टर v
u x cap plus v y cap, z component of the curl velocity, कर्ल ऑफ वेलोसिटी, कर्ल क्या होता है भाई, कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू नाबला क्रॉस बी वेक्टर, and this can be calculated equal to I cap, j cap, k cap, del by del x, del by del y, del by del z. I कंपोनेंट ऑफ v क्या है ये u, j कंपोनेंट ऑफ v है 0, z कंपोनेंट तो है ही नहीं है, j कंपोनेंट है, k कंपोनेंट नहीं है, मतलब z कंपोनेंट नहीं, ठीक है, इक्वल टू, अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, i इंटू, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, ये हो गया 0, ये बात समझ में, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ये क्या आ जाएगा, डेल v बाई डेल z, ये बात समझ में, डेल v बाई डेल z, माइनस दिस, माइनस j इंटू, हमने इसको कैंसिल किया, ये आ गया 0, ये क्या आ जाएगा 0, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस डेल u बाई डेल z प्लस के कैप इंटू, ये कैंसिल किया आपने, ये कैंसिल किया, डेल v अपॉन डेल x माइनस डेल u बाई डेल y, तो आपका z कंपोनेंट क्या हो गया, z कंपोनेंट क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर का डेल u बाई डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y, एक तो स्टूडेंट z कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑप्शन ए सही है। अब ये एमएसक्यू है, स्टेटमेंट्स लिखा गया है, ठीक है, तो हमें दूसरा डाइवर्जेंस के बारे में देखना है। डाइवर्जेंस क्या होता है, नाबला डॉट वेलोसिटी वेक्टर, नाबला डॉट फील्ड वेक्टर इक्वल टू डेल बाई डेल f1 बाई डेल x प्लस डेल f2 बाई डेल y प्लस डेल f3 बाई डेल z। फील्ड का मतलब वेलोसिटी वेक्टर का आई कंपोनेंट कितना है u, तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल x प्लस डेल f2 बाई डेल y मतलब डेल v बाई डेल y। अब z कंपोनेंट तो है ही नहीं ना, वो तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका डाइवर्जेंस आ गया। क्या होना चाहिए, डेल u बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल y, ए एंड सी। आंसर इज A, C. Let me check. Yes, A, C. अगला स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, गिवन दैट A एंड B आर नॉट नल सेट्स, A और B नल सेट्स नहीं है, which of the following statements regarding probability is oblique are correct। MSQ है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नहीं भाई, इफ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी जो इंटरसेक्शन की होती है वो 0 आती है। ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। इफ ए एंड बी आर mutually exclusive, then probability of A intersection B equal to 0। If A and B are mutually exclusive, then probability of A intersection B equal to 0। ठीक है, दूसरा तो एक गलत हो गया। Conditional probability of A when B has already occurred equal to 1 if B is subset of A। ये बहुत आसान है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th में। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में गेट ने वहां से पूछा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एनसीईआरटी।
बी इज सबसेट ऑफ ए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ए बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप ये एग्री करोगे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। ए और बी में जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी? वो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगी। नाउ conditional probability of A when B has already occurred, formula is probability of A intersection B divided by probability of B, और जब ये B के बराबर है तो न्यूमरेटर में भी B आ जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो दिस ऑप्शन इज राइट, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। probability of A union B equal to probability of A plus probability of B if A and B are mutually exclusive, absolutely right, क्योंकि disjoint sets होंगे तो उनकी intersection probability क्या होगी? 0। probability of A intersection B equal to 0 if A and B are independent. No, wrong. If A and B are independent, then probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B। ठीक है, so answer is B and C। आंसर B and C। और क्या पूछेगा? मैं जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना शुरू करता हूं ये मेरा पहला टॉपिक होता है कि चलो पहले देख ले ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। The order of the following ordinary differential equation d cube y upon dx cube plus d cube y upon dx cube whole power 6 plus dy by dx whole power 4 equal to 0। My dear, first term क्या है? d cube y dx cube, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3 है। सेकेंड टर्म d cube y upon dx cube, इसका भी ऑर्डर कितना है स्टूडेंट? 3 है। ऑर्डर कितना है? 3 है। हमको तो हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए, उसी को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा। सो हाईएस्ट इज 3, आंसर इज 3। आंसर क्या हो गया? 3। नेक्स्ट पे आते हैं। कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन जिसमें बहुत बच्चे गलती करके आए हैं। इस क्वेश्चन में मेरे को बहुत बच्चों ने मैसेज करके पूछा कि सर क्या चैलेंज करना चाहिए? मेरा स्ट्रेट आंसर था नहीं, तुम मिस्टेक कर रहे हो। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं बताता हूं कैसे। इसको चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर की जो दी गई है वो भी परफेक्ट है। dy by dx इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, कैसे? dy by dx इक्वल टू ई पावर x अपॉन ई पावर y। यहां से ई पावर y dy इक्वल टू ई पावर x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। ई पावर y, ठीक है, ई पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पावर y। ई पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पावर x प्लस कांस्टेंट c। अब मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लिखना है, दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग ई पावर y ln ई पावर y इक्वल टू ln ई पावर x प्लस c। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? ई पावर y ln ई पावर y। अभी स्टूडेंट देखो लॉग का बेस भी e है, नंबर में भी e है, तो रिजल्ट इसका क्या आएगा? y इक्वल टू ln ई पावर x प्लस c। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ln ई पावर x प्लस ln c। ln c क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। ये क्या आ गया? x प्लस के, तो सर ये तो रिजल्ट हो गया y प्लस के। अरे मेरे बच्चे, लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, ना कि लॉग ए प्लस बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो कॉमन मिस्टेक ये जो बच्चे कर रहे थे, या यूं कह लो कि कंसेप्चुअल मिस्टेक, कॉमन नहीं,
कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई एक तरह से, ये फॉर्मूला ही गलत अप्लाई कर रहे हो। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ln e पावर x प्लस सी। ऑप्शन ए इज राइट। कहीं से भी ऑप्शन डी करेक्ट नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, आंसर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फंक्शन गिवन बिलो एंड पिक वन आर मोर करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। पहले हम डिफरेंशिएशन निकालें। एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18। आई बात समझ में? एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? 6x माइनस 15। एफ डैश एक्स को जीरो कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2,3। मैंने इसलिए सॉल्व कर लिया कि ये 2 और 3 आ भी रहे कि नहीं। ऐसा ना हो कि 2 और 3 हो ना ही, इसके वो ही ना हो, बट है 2 और 3 दोनों। हो सकता है कोई एक ही रूट हो एफ डैश एक्स का, दूसरा ना हो, बट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट एफ डबल डैश 2 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 15 क्या आ गया? नेगेटिव। सो x equal to 2 is point of local maxima. Similarly, f double dash 3 equal to 6 into 3 minus 15 equal to positive. So x equal to 3 is point of local मिनिमम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ स्टूडेंट? 2 पे तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, ऑप्शन डी सही है, और 3 पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ए एंड डी। आंसर हो गया आपका ए कॉमा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना आसान, सिविल 2 का पेपर बहुत आसान था। मैं कह रहा हूं अगर मैं सेट 1 से कंपेयर करूं, खास करके मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान है। पिक द करेक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम चॉइसेस। स्टूडेंट यहां पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is given by lambda square minus trace of a into lambda plus determinant of a equal to 0। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a कितना है? 8 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 माइनस 32, 12 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा? माइनस 20 इक्वल टू 0। कई बात समझ में? लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 20 इक्वल टू 0। क्या कर लिया? मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा माइनस 10 प्लस 2 कॉमन ले लो, लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 10। ऑप्शन में कौन सा है? ए और सी, दो ऑप्शन करेक्ट है, ए कॉमा सी। आंसर ए कॉमा सी। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों आए हैं, -2 और 10। Consider a discrete random variable x whose probabilities are given below. The standard deviation of random variable is, my dear students, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस। मतलब वेरिएंस मालूम हो जाए तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू
ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? समेशन एक्स पी एक्स, मतलब रैंडम वेरिएबल करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी प्लस रैंडम वेरिएबल करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। इसको मैंने कैलकुलेट किया है, 1 मिनट में लिखता हूं। आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 4.1। सिमिलरली ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 2 का स्क्वायर 0.1, 4 का स्क्वायर 0.3, 8 का स्क्वायर 0.3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 24.7। अब स्टूडेंट्स v ऑफ x इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर 24.7 माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर 4.1 का होल स्क्वायर, वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 7.89। अब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू रूट ओवर 7.89, दैट इज स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2.80। आंसर हो गया आपका 2.80। आई बात समझ में? तो मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स, सेकेंड सेट जो था वो बहुत आसान था। फिर मैं कहूंगा अगर मेरा ये लास्ट क्वेश्चन आपने देखा, ये अभी तक आपने पूरी वीडियो देखी, तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस का एक्सेस ले रहे हैं। ये बिल्कुल थैंकलेस जॉब है। मैं अभी जो कर रहा हूं, यूट्यूब बनाया हूं उन बच्चों के लिए, यूट्यूब चैनल जो कहीं से उनको रिसोर्सेस नहीं है, वो प्रीवियस ईयर खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, बुक खरीदने में पैसा इतना सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो आप ये फ्री है। मोबाइल तो हर कोई आजकल रिचार्ज करता है। मेरा ये यूट्यूब चैनल कंप्लीटली प्रीवियस ईयर गेट और ईएससी मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन फ्री होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस को एक शार्प एज दीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, और यही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे आपको, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो मिलेगा। खास करके एग्जाम में किस तरीके से सॉल्यूशन, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, उस तरीके का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।